नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र वैशला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, हमारा जो है जीके का टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, जिसमें हमने कुछ संविधान के बारे में बताया और हमने दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताई आपको संसद या पार्लियामेंट के बारे में। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हम टॉपिक ले रहे हैं लोकसभा। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। देखिए, जब हम बात लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है भाई। इसको प्रथम सदन कहते हैं भाई। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स कहते हैं। हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं का सदन। हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स या भावनाओं का सदन, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि स्पीड कुछ ज्यादा लग रही है आज। टेंशन मत लीजिए, अभी हमें ये सारी चीजें एक साथ लिखनी थी। देखिए, निम्न सदन यानी लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, वो उस वाले में क्लियर भी करेंगे। प्रथम सदन, ठीक है, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स, पहले इसको पकड़ते हैं हम कि हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स क्यों कहते हैं, भावनाओं का सदन क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा का जो गठन होता है वो उसके सदस्यों से होता है और सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। अब आम जनता जिस पार्टी की सरकार देखना चाहती है उस पार्टी को वोट देती है। तो आम जनता की सोच क्या है, आम जनता की भावना किस पार्टी के साथ है, उसकी सरकार हमें लोकसभा में दिखाई देती है। अब इसका मतलब लोकसभा से पता चलता है, लोकसभा को देखकर पता चलता है कि आम जनता क्या इसको चाह रही है, किस आम जनता की भावनाएं किसके साथ है। इसलिए इसे हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स आम जनता, कॉमन्स मतलब आम लोग, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये सब क्लियर हो है सर। देखिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो भारत में लोकसभा के बारे में जो लिखा हुआ है, लोकसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे संविधान के अनुसार जो है कि भारत की लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। अधिकतम जो सीट है वो है 552। लेकिन जब हम बात वर्तमान की करते हैं वो है 545। 7 सीट कम है। उस पर भी सभी पर हम क्लियर करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये जो 552 है हम इनको बोलते हैं 550 प्लस 2, और ये जो 545 है इनको बोलते हैं हम 543 प्लस 2। ठीक है, ये 550 प्लस 2 है, ये 543 प्लस 2 है। प्लस 2 पर भी आएंगे, सभी चीजों पर आएंगे। पहले इसको करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि भारत की लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से होंगे। राज्यों की तरफ से 530 सदस्य चुनकर आएंगे, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, ऐसा भी संविधान में लिखा हुआ है। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। AI लिख रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझना भाई, एंग्लो इंडियन समझना। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा संविधान के अनुसार जो है उस स्थिति में वर्तमान में चेंज ये है कि यहां से 530 राज्यों से ठीक है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां 20 की जगह 13 सदस्य लिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की केवल 13 सीट है वर्तमान में, और 2 एंग्लो इंडियन। इस पर भी चेंज हो चुका, उस पर भी आते हैं। तो अब पहला सवाल जो बनता है बहुत अच्छी तरह से बनता है। देखिए भाई, ध्यान से देखना लैंग्वेज पर। पहला सवाल बनता है कि भारत के
लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? आंसर है 552। ठीक है, भारत की लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? आंसर है 552। दूसरी तरीके से अगर पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, इलेक्टेड हो सकते हैं, तो आंसर है 550। क्योंकि ये जो 550 है ये इलेक्टेड है और 2 नॉमिनेटेड है, तो पहला जो अधिकतम शब्द ही आएगा, लेकिन अधिकतम में भी 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, अधिकतम इलेक्टेड सीटों की संख्या यानी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? 545। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543, क्योंकि ये जो 2 हैं ये तो निर्वाचित नहीं होते, ये नॉमिनेटेड होते यानी मनोनीत होते हैं। देखिए, एक ही चीज पर 4 सवाल बन गए, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अधिकतम सीटों की संख्या 552, अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550, वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं लोकसभा के? 545, और वर्तमान में कितने निर्वाचित सदस्य किए जाते हैं? 543। ठीक है, इस पर भी आते हैं। अभी पहला सवाल तो यह बनता है। दूसरे सवाल बनता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो वर्तमान में आप याद रखना 13 सीट है लोकसभा की केंद्र शासित प्रदेशों में। अभी जब जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा आया है तो यह संख्या चेंज हो जाएगी भाई। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया है, लेकिन अभी हम जम्मू कश्मीर से पहले वाली बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है 13 सीट थी अब तक। अब जम्मू कश्मीर में जो सीटों की संख्या है वो जब इसमें ऐड कर देंगे तो वो तब पता चलेगा कि भैया कितना हुआ। ठीक, एक और बहुत अच्छा सवाल जो बनता है ये हो गया, ये जो 2 सदस्य हैं ये क्या है? देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है कि भैया लोकसभा में या संसद में कुछ सदस्यों को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा 330 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके तहत संविधान का अनुच्छेद 331 बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई आज की डेट में। संविधान का अनुच्छेद 331 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की संसद में या लोकसभा में एंग्लो इंडियन, कौन से भैया? एंग्लो इंडियन को हिंदी में बोल सकते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके 2 सदस्य इस समुदाय से लोकसभा में भेज सकता है, मनोनीत कर सकता है। उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको राष्ट्रपति 2 सदस्यों को भेज देगा। अब ये होता कैसे है? एंग्लो इंडियन होते कौन है? देखिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का बहुत लंबे समय तक शासन रहा, इसलिए उन्होंने भारत की संस्कृति को भी अपना लिया। बहुत सारे अंग्रेज पुरुष थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली, बहुत सारी अंग्रेज महिलाओं ने भारतीय पुरुषों से भी शादी की। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जिनके एक माता या पिता या ऊपर की पीढ़ी में, ठीक है, जो नहीं माता पिता इसी पीढ़ी में हो, बाबा दादा भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनके माता पिता की में से एक यूरोपीय है, एक भारतीय है, ऐसे को आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहा गया भाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा समुदाय जो एक तरह से मानिए कि यूरोपीय लोगों से जुड़ा हुआ था लेकिन भारत में रच बस गया और भारतीयों से संपर्क बना लिया, उन्हें एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहा गया। ऐसे समुदाय के 2 सदस्यों को हम लोकसभा में भेज देते हैं, ऐसा व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में अभी ये जो सिस्टम है ये समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा से ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि भैया अब हम एंग्लो इंडियन समुदाय को नॉमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो 10 साल के लिए दिया गया था और 10 साल बढ़ाते बढ़ाते 2020 तक ये प्रोविजन था। 2020 के बाद ये सीट नहीं रहेगी, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है,
शुरुआत में संसद में एक और आरक्षण दिया गया था, ये एक तरह से रिजर्वेशन था, आरक्षण था। तो ये जो आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया, फिर हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया गया। ऐसा ही एक और आरक्षण था अनुच्छेद 332। ठीक है, अनुच्छेद 332 के अनुसार भी मतलब संसद में आरक्षण मिला हुआ है, लोकसभा में आरक्षण मिला हुआ है एससी और एसटी को। अनुच्छेद 332 के अनुसार एससी और एसटी की जो सीट हैं वो वर्तमान में 84 और 47 हैं। ये नई सीट है भाई, याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से होता है ये। वर्तमान में आप 79 याद मत करना, 84 याद करना। पुरानी किताबों में आपको 79 मिलेगा, वर्तमान में 84 और 47 है। एससी के लिए लोकसभा में 84 सीट और एसटी के लिए 47। अनुच्छेद 332 इसको समाप्त किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया है। इसको फिर 10 साल के लिए 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी क्लियर है। अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन के लिए राज्यों की विधानसभाओं में है, जो हमारी विधानसभा है उनके लिए 333 में ये है और 334 में ये है। ठीक है, तो राज्यों की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन को जो है आरक्षण मिला हुआ था, सीट मिली हुई थी 14 राज्यों की विधानसभाओं में। अब लेकिन राज्यों की विधानसभाओं ने भी केंद्र के देखा देखी इनको खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर राज्य विधानसभा ही करेगी। ठीक है, तो 14 विधानसभाएं थी जिनमें एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। अब उसको भी समाप्त किया जा रहा है, लेकिन एससी एसटी को 334 के अनुसार मिला हुआ था, उसको समाप्त नहीं किया जा रहा है। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, अच्छा जी। अब जब हम एक बात और करते हैं यहां पर हम, कि जब ये 10 साल का तो बढ़ ही रहा है, एक व्यवस्था और की गई है। हमारे संविधान कहता है कि 2026 तक, ये विशेष ध्यान रखना, वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक है? 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। नोट कर लेना भाई, संविधान के अनुसार 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो ये आ गई भैया सीटों की संख्या लोकसभा की। ठीक है, फिर इसके बाद आता लोकसभा का चुनाव। देखिए, भारत में 2 तरह के चुनाव होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक चुनाव। ठीक है, 2 तरह का चुनाव मुख्य रूप से होता है भारत में। एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक चुनाव। एकल संक्रमणीय आनुपातिक चुनाव जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, इस तरह का बोला जाता है। तो एकल संक्रमणीय मतलब हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं, संक्रमणीय भी बोल सकते हैं। बहुत सारे भाई इसको शब्द को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना, हस्तांतरणीय या संक्रमणीय। संक्रमण क्या होता है? देखिए, आजकल जैसे कोरोना है तो कैसी है? संक्रामक बीमारी है, जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वो संक्रामक होता है। संक्रमणीय जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी जो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, हम प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालते हैं। यानी कि अगर आपको वोट डालना है, 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी और डी, तो आप प्रेफरेंस देंगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, यानी आपका वोट सी को जाएगा। आपकी सेकंड प्रेफरेंस बी ए है, तो अगर सी किसी कारण से चुनाव से हट जाता तो आपका वोट ए को जाएगा, और अगर ए और सी हट जाते तो आपका वोट डी को जाएगा। आपकी लास्ट प्रेफरेंस बी है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को वोट देते हैं, एक तरह से जो प्रेफरेंस के हिसाब से देते हैं। तो एकल संक्रमणीय वाले में इसमें एक शब्द लगा हुआ था आनुपातिक, इसकी जरूरत ही आनुपातिक में पड़ती है। आनुपातिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चुनाव प्रक्रिया जहां पर एक निश्चित किया जाए कि भैया चुनाव तभी जीता जाएगा जब कम से कम 50% वोट हो, या कम से कम 45% वोट हो, या 40% वोट हो। अगर संविधान ऐसा कुछ लिख देता है कि चुनाव को जीतने के लिए इतना अनुपात चाहिए, इतने अनुपात में चाहिए ही चाहिए, 2/5, 3/5, ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या निश्चित कर दी कि टोटल डाले गए वोटों का इतने % या इतना अनुपात में वोट चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में हमें एकल संक्रमणीय की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अनुपातिक का मतलब है एक निश्चित अनुपात में चाहिए होता है। तो ये राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव में आता है। तो जब राष्ट्रपति टॉपिक लेंगे बिल्कुल एक एक चीज समझा देंगे। अब आ जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है हमारे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है कि भारतीय चुनावों में कौन सा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। पहले पर दे दिया लोकसभा, दूसरे पर दे दिया राष्ट्रपति चुनाव, तीसरे पर दे दिया विधानसभा। ऑप्शन डाल दिया केवल फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, या तीनों, इस तरह का कर दिया। तो इसका मतलब मैं याद रखना कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अनुसार होता है। बताऊंगा, समझाऊंगा क्लियर क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रता ही विजेता। इसका हिंदी शब्द है अग्रता ही विजेता, या अग्रता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सबसे आगे है वही विजेता घोषित किया जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यहां से एक दौड़ हो रही है और यहां से दौड़ होकर यहां पर एक पिलर लगा हुआ है कि जो इसको क्रॉस कर जाएगा सबसे पहले वो विजेता है। यहां फिनिशिंग लाइन है, ठीक है, ये पोस्ट है जिसको पार करना है, ठीक है, एक चौकी है, ये पोस्ट है जिसको पार करना है। तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, जो सबसे पहले इसको पार करेगा वो विजेता होगा। यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वो चुनाव होता है जिसमें सबसे ज्यादा वोट लेने वाला व्यक्ति जीतता है, चाहे उसे केवल टोटल का 25% मिला है, चाहे 20% मिला है, चाहे 85% मिला है, ठीक है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही विजेता कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए कि दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एक को मिले 76%, दूसरे को बहुत कम मिले, 76 वाला जीत गया। लेकिन ऐसा हुआ कि 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे और सारे के सारे जो थे वो ठीक ठाक थे, तो जो टॉप के 6 थे उनमें बहुत जबरदस्त टक्कर थी। तो पता चला जी जो जीतने वाला उसी को केवल 23% वोट मिले, ठीक है। तो ऐसे में 23 पर भी जीता जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है। तो लोकसभा में कौन सा चलता, प्रत्यक्ष चुनाव, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का चुनाव। यहां भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो भारत में लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आम चुनाव सिर्फ लोकसभा के चुनाव को कहते हैं, ना विधानसभा के चुनाव को कह सकते हैं, ना राज्यसभा, विधान परिषद, ना राष्ट्रपति के चुनाव को कह सकते हैं। आम चुनाव सिर्फ लोकसभा के चुनाव को कहा जा सकता है। जब हम आम चुनाव की बात करते हैं तो अब तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, यानी 17वीं लोकसभा चल रही है वर्तमान में। आप जानते हैं कि ये वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं, ठीक। जब आम चुनाव की बात आए तो जो पहले आम चुनाव थे वो कब हुए? पहले आम चुनाव 1951 से 52 में हुए, ये ध्यान रखना भाई। अक्टूबर 1951 में चुनाव की शुरुआत हो गई थी, 1952 तक चले, फरवरी तक। इसका कारण ये था कि कुछ ठंडे एरिया में चुनाव जो है ठंड शुरू होने से पहले संपन्न करा दिए गए थे। उस समय चुनाव आयोग ने देखा कि भाई कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जनवरी, फरवरी और दिसंबर में चुनाव कराना संभव नहीं होगा, तो उन्होंने ठंड के मौसम आने से पहले ही, बर्फ शुरू होने से पहले ही ठंडे एरिया में चुनाव कराना शुरू कर दिया। तो 1951 से 1952 में चुनाव हुए। उस समय सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त रहे, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव को हैंडल किया, ठीक है। इन्होंने जब इस चुनाव को कराया तो पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, डब्बे हुआ करते थे जिनमें वोट डाली जाती थी। फिर जब दूसरे आम चुनाव आते हैं तो इन्होंने क्या करा था, वो जो डब्बे थे उनको सुरक्षित रखवा दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम था अब तो चुनाव होंगे ही होंगे जब प्रोसेस चल गया। तो दूसरे आम चुनाव में इन्होंने उन्हीं डब्बों का प्रयोग करा दिया। भारत का बहुत सा धन बचा लिया इन्होंने
उस समय लाखों में था, आज की डेट देखेंगे तो करोड़ों की बात बैठेगी भाई। तो उस समय भारत का बहुत सारा पैसा इन्होंने अपनी सूझबूझ के द्वारा बचवा दिया था, तो इनकी बहुत प्रशंसा हुई, अखबार वगैरह मीडिया वगैरह ने इनकी बहुत प्रशंसा की थी। सुकुमार सेन, इनकी सूझबूझ की बहुत प्रशंसा हुई। लेकिन ठीक है, इनके छोड़कर अभी हम चुनाव पर आते हैं। तो आम चुनाव पहले होते हैं 1951 से 1952। उस समय भारत की जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 489 सीटों के लिए हुआ था, 489 सीट थी। ये ध्यान रखना भाई, महत्वपूर्ण है। पहली लोकसभा का चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। सबसे जो महत्वपूर्ण दल था वो थी कांग्रेस, सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, जिसको 364 सीट मिली थी भाई उस समय। और दूसरा जो विपक्षी दल था वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा बोल रहा हूं, भाजपा मत समझना भाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा थी उस समय, सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको लगभग शायद 16 सीट या 17 सीट मिली थी, 16 ही के करीब थी। तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी थी, दूसरे नंबर पर भाकपा थी, पहला विपक्षी दल भाकपा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, सभी को मालूम है। पहली लोकसभा का गठन होता है अप्रैल में, 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन होता है। ध्यान से देखना, लोकसभा का गठन लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को, पहली लोकसभा का। लेकिन लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है, लेकिन लोकसभा की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक जो होती है वो होती है 13 मई। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, 13 मई 1952। ठीक है, 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक होती है। ठीक है, चुनाव होते हैं 51-52 में, 51 में शुरू हुए थे, 52 तक चले थे, और 1952 में संसद की पहली बैठक होती है 13 मई 1952 को। एक बात और, इसके जब पहली बार बैठक होती है तो जब लोकसभा की गठन होता है तो उसमें एक टेम्परेरी अध्यक्ष चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर। तो पहली बैठक के या पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम था, जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और प्रथम स्पीकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर रहे। ठीक है, जीवी मावलंकर रहे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, उन्हीं को बाद में अध्यक्ष चुना गया। अभी यहां पर आ रहे हैं, पहले मावलंकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस प्रोसेस पर आते हैं। जब हम गणेश वासुदेव मावलंकर जी की बात करते हैं तो ये हमारे संसद के पहले अध्यक्ष भी थे, भारत की संसद के पहले अध्यक्ष। भाई ये बात आती है यार, संसद के पहले अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? लोकसभा के पहले अध्यक्ष बोलना चाहिए, संसद के पहले अध्यक्ष क्यों बोले? तो याद रखना, संसद के पहले अध्यक्ष बोलने का कारण ये है कि जब हमारी जो वर्तमान में संसद की बात करें तो हमारी संसद द्विसदनात्मक है, लेकिन पहले संसद का एक सदन भी रहा था। इस आम चुनाव से पहले संसद का एक सदन रहा भाई। संसद की स्टार्टिंग की बात करें तो अगर हम बात करते हैं भारत के लिहाज से, उससे पहले नहीं कह रहे हम, अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के जैसे या संसद अध्यक्ष की बात करें अंग्रेजों के टाइम में, तो फ्रेडरिक व्हाइट नाम के व्यक्ति थे जो भारत में संसद के पहले अध्यक्ष माने गए, फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, लिख देता हूं मैं, संसद के पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट माने गए भारत में। लेकिन ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, इसको भूल जाइए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
हम बात भारतीयों के बारे में कर रहे हैं। तो 1946 में जब हमारी संविधान सभा बन जाती है, उसके बाद 1947 में देश को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 17 नवंबर 1947 को 17 नवंबर 1947 को हमारी जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में काम शुरू कर देती है। ठीक है, संविधान सभा ही कर रही है भाई, याद रखना। हमारी संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू कर देती है। यानी कि अब संविधान सभा के दो काम हैं। पहला काम संविधान का निर्माण करना, और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा काम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में काम करना। तो जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती है तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का भंग कर दी जाती है और 26 जनवरी को संविधान लागू हो जाता है। तो 24 जनवरी 1950 से लेकर 1951 तक भी उसी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया, एक सदन के रूप में काम किया, एक सदनात्मक संसद के रूप में काम किया। तो ऐसी स्थिति में उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर रहे। तो भारत में संसद के प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर बोले जाते हैं भाई। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एक सदन वाली हमारे यहां पर संसद भी रही। यहां पर एक सवाल बहुत अच्छा बन सकता है, तो जैसे इनमें से कौन सा सत्य है, ऐसा भी आ जाता है कि प्रारंभिक समय में भारतीय संसद एक सदनात्मक थी। दूसरा भी पूछा जा सकता है वर्तमान समय में संसद के 2 अंग हैं। तीसरा कह सकता है वर्तमान समय में संसद के 3 सदन हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा दे सकता है। तो देखिए, जो मैंने 3 शब्द बोले हैं, 3 मतलब वाक्य बोले हैं, इनमें से पूछ रहा कौन सा सत्य है। पहला बोला हमने कि प्रारंभिक 1951 में या प्रारंभिक समय में संसद एक सदनात्मक थी, ये ठीक है। दूसरा बोला हमने कि वर्तमान समय में संसद के 2 अंग है, संसद के वर्तमान में भैया 3 अंग है, ये गलत था। तीसरा बोला हमने संसद के 3 सदन है, सदन 2 है, अंग 3 है, वो तो आप जानते ही हैं, संसद में हम बता चुके हैं। तो पहला आंसर ठीक हो जाएगा। इस तरह का भी सवाल बना सकता है एग्जामिनर। तो आपको ऐसे में भी तैयार रहना है कि एग्जामिनर कुछ भी पकड़ सकता कहीं से भी, वो जरूरी नहीं कि थ्योरी मतलब फैक्ट पकड़े, कॉन्सेप्ट भी पकड़ सकता, तो कॉन्सेप्ट से ऐसे ही सवाल निकाल देता वो। आ जाते हैं भाई वहीं पर। तो जीवी मावलंकर संसद के पहले अध्यक्ष बने। इन्हें संसद का जनक कहा जा सकता है। पूछा जाए कि भारत में लोकसभा का जनक या संसद का जनक किसे कहते हैं, तो जीवी मावलंकर को कहते हैं। तो जब पहले चुनाव हो गए तो पहले चुनाव में 489 सीट जो थी, इनमें से 364 सीट कांग्रेस ने जीती है, और उसी में से उनमें जो 364 सीट आई हैं तो कांग्रेस की सरकार बन गई है सर। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार में जीवी मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। इन चुनावों में एक चीज ध्यान रखना कि ये जो चुनाव हुए थे इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए थे भाई, याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए थे। इतनी उथल पुथल हुई थी, इतना मतलब फेरबदल भी हो गया था कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं यहां पर। दूसरी बात भाई, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन 1954 में 1954 में इनको सदन से हटाने का या अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया था। कहां तो जीवी मावलंकर इतने शक्तिशाली थे, इतना महत्वपूर्ण योगदान माना गया, और कहां 1954 में इनको पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया। तो यहां पर हालांकि वो फेल हो गया था, याद रखना। वो जो ये इनको पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया वो फेल हो गया था। लेकिन अब बात आती है कि जब हम लोकसभा अध्यक्ष की ही बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने बताया लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर। तो आज हम क्योंकि पहले के बारे में बता रहे थे तो प्रोटेम स्पीकर को समझते हैं पहले। देखिए, जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, अभी 543 सदस्य आ गए मान लिया,
अब 543 सदस्य जब आएंगे पहली बार, तो ऐसी स्थिति में ये 543 सदस्य में इनको जब बैठक होगी तो इनका अध्यक्ष कौन होगा? एकदम से सारे के सारे नए हैं, तो इनका अध्यक्ष कोई कौन होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, याद रखना, इनमें से राष्ट्रपति जो है उन सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है कि भैया आप प्रोटेम स्पीकर हैं। ठीक है, एक को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनता है। पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर का कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। जनरली ट्रेंड के अनुसार ये होता है कि भाई जो भी सीनियर मोस्ट होता है, जो ज्यादा उम्र वाला होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? मैंने टेस्ट में भी पूछा था प्रोटेम स्पीकर का काम। तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो लोकसभा के सदस्य हैं, संसद के सदस्य, उनको शपथ दिलाना, और तब तक अपने पद पर यह बना रहता जब तक कि असली जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो पद को ना संभाल ले। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण काम यही है कि संसद के या लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। भाई यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर हो गया, इसके बाद आ गया स्पीकर। तो स्पीकर का चुनाव कौन करता है? स्पीकर का चुनाव लोकसभा करती है। ध्यान से सुनना भाई, इसमें राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि स्पीकर जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, राज्यसभा वालों से नहीं पूछेंगे भाई ये। ठीक है, लोकसभा के द्वारा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। दूसरा, स्पीकर को अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। ये जो स्पीकर चुना जाता है वो अध्यक्ष पद के रूप में शपथ नहीं लेता, वो सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया कि भाई बताइए लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आ गया राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इस तरह के 4 ऑप्शन डाल दिए। ठीक है, और 3 ऑप्शन डाल दिए, चौथे में कह दिया इसके शपथ नहीं होती। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होती, किसके रूप में होती है? सदस्य के रूप में शपथ होती है, जो कि प्रोटेम स्पीकर दिला चुका होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो स्पीकर आ गया, चुनाव कौन कर रहा है? लोकसभा कर रही है। अब जब चुनाव करने का अधिकार लोकसभा को है, तो स्पीकर को उसके पद से हटाने का अधिकार भी लोकसभा को ही है। अगर लोकसभा कहे कि भाई ये गलत जा रहा है, तो लोकसभा ही उनको पद से हटा सकती है। तो इसीलिए 1954 ईस्वी में जीवी मावलंकर के खिलाफ पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इसमें भी राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है, हालांकि वो प्रस्ताव फेल हो गया था। ठीक है, तो दूसरी बात, अभी तक भारत में लोकसभा में 2 ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। ठीक है, 2 की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। पहले जीवी मावलंकर, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, और दूसरे थे जीएमसी बालियोगी। दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, अध्यक्ष रहते हुए हुई है। ठीक है, लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जानते ही हैं अभी। ठीक, उनके बाद पहली महिला अध्यक्ष हो गई मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन दूसरी आती हैं, और वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद चलते हैं भाई हम, ये हो गया स्पीकर। स्पीकर की एक और होता है कि स्पीकर का काम है कि सदन की गरिमा को बनाए रखना, सदन की कार्रवाई को संचालित करना, ये सब स्पीकर के काम होते हैं। लेकिन याद रखना, स्पीकर जो है अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो उसमें हिस्सा नहीं लेता। अध्यक्ष लोकसभा की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ निर्णायक मत डालता है। निर्णायक, ठीक है, डिसीजिव वोट बोल देंगे शायद इंग्लिश में, कि ऐसा वोट जिससे पूरा डिसीजन हो जाए। ये कब डाला जाता है? सपोज कीजिए किसी मामले में वोटिंग हुई लोकसभा में और 263 यस बोल रहे हैं और 263 ही नो बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में बराबर टाई केस है। तो अगर टाई केस हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष कहेगा इसको या तो पास कर देगा या फेल कर देगा। अगर इसने पास कर दिया तो माना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की वोट इधर पड़ गई, फेल कर दिया तो माना जाएगा उसकी वोट इधर पड़ गई है भाई। तो इसको निर्णायक मत बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। ये भी क्लियर? ठीक है,
जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, स्पीकर उपस्थित नहीं होगा, तो उसके काम को कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष संभालेगा। प्रथा के अनुसार ऐसा सिस्टम चला आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है उसकी मर्जी का होता है जनरली, क्योंकि वही ज़्यादातर उसी पार्टी का सपोर्टर होता है। प्रथा चल रही है, वैसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो ज़्यादातर कह दिया जाता है कि भाई आप जो विपक्षी पार्टी है उसको सौंप दिया जाता है कि आप उपाध्यक्ष बना लीजिए, जिससे कि थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता दोनों के दोनों ही रूलिंग पार्टी से, हो सकता दोनों के दोनों ही अपोजिशन को सौंप दिए जाएं, वो अलग बातें हैं भाई। ठीक है, एक बात और भाई, ये हो गया हमारा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है। क्यों? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए इसको अस्थायी बोलते हैं। जबकि स्थायी सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। अस्थायी यानी टेम्परेरी और स्थायी यानी परमानेंट। राज्यसभा परमानेंट है, अस्थायी है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ऐसा भी होता है लोकसभा समय से पहले भी विघटित होती है, और अभी तक पांचवी लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, 5 वर्ष से ज्यादा रहा था। उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट की थी, तो उस समय ये 5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो गया था। ठीक है, उस समय की बात है। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, ये भी ध्यान रखना आपको। अस्थायी सदन है ये। दूसरी बात भाई, ये मैंने एक वीडियो में आपसे सवाल भी किया था, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा था। ठीक। दूसरा, समय से पूर्व विघटित भी हो सकती है, अभी उस पर भी आएंगे हम। लेकिन एक चीज और आती है भाई, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विघटन का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा का विघटन, कि भैया जैसे अभी मान लिया 17वीं लोकसभा चल रही है, तो जिस दिन इनका टाइम पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा आज से लोकसभा विघटित हो गई है। इसका मतलब जितने भी लोकसभा के मेंबर थे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, अब नए लोकसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। लेकिन याद रखना, विघटन की स्थिति 6 माह से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। लोकसभा के विघटन की स्थिति 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जिस दिन राष्ट्रपति ने घोषणा की कि आज लोकसभा विघटित हो चुकी है, तो उसके 6 महीने से पहले कह रहा हूं मैं, 6 महीने नहीं कह रहा, जनरली होता ये 10-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने होता, ज्यादा नहीं होता। लेकिन 6 महीने से पहले नई लोकसभा संसद में बैठक होनी अनिवार्य है, क्योंकि संसद की 1 वर्ष में 2 बैठक, 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसलिए विघटन की अवधि, सवाल पूछा जा सकता है लोकसभा विघटन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 6 माह हो सकती है, अधिकतम है भाई ये। इससे कम से कम 1 दिन तो कम लेना ही पड़ेगा, हालांकि बहुत कम होता है। दूसरी बात, लोकसभा को विघटन का मतलब होता है भंग करना, लोकसभा भंग करना या विघटन करना। एक होता है लोकसभा को स्थगित करना, यह भी बहुत कंफ्यूज करता है। लोकसभा स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास होती है। 2 सवाल बनते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, या लोकसभा को विघटित कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को स्थगित कौन करता है? स्पीकर। स्थगित का मतलब क्या होता है? मान लिया अभी जैसे मानसून सत्र चल रहा है, चलने वाला है, ठीक है, मानसून सत्र है मान लिया, और सपोज कीजिए मानसून सत्र किसी तारीख को समाप्त हो गया, ठीक है, तो उस दिन स्पीकर कहेगा जी आज जो है हम लोकसभा को स्थगित कर रहे हैं। मान लिया 28 तारीख को, किसी भी महीने की 28 तारीख को जो सेशन है वो समाप्त हो गया, अब हम लोकसभा को स्थगित कर रहे हैं। ये कौन बोलेगा? स्पीकर बोलेगा। अगली लोकसभा 2 महीने बाद फिर से बैठेगी, तो 2 महीने के लिए स्थगित की जा रही है, ये घोषणा करता है स्पीकर। ठीक है, तो स्थगित करना है, चाहे 1 दिन के लिए स्थगित हो, चाहे 10 दिन के लिए स्थगित हो, चाहे 2 महीने के लिए स्थगित हो, स्पीकर की पावर होती है। लेकिन भंग करना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। जिस दिन राष्ट्रपति ने भंग की घोषणा कर दी उसके बाद दोबारा चुनाव होकर नई लोकसभा ही आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लोकसभा की एक और पावर होती है भाई कि लोकसभा में ही
हाँ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी, लोकसभा में ही विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। इनका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो लोक विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा या निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते हैं। उच्च सदन से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो याद रखना, अगर अविश्वास प्रस्ताव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाए, पारित हो जाए, मंत्री के विरुद्ध पारित हो जाए, तो याद रखना पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस लाइन को मैं भी बाद में लिखाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरा मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात भाई, अगर हम अविश्वास प्रस्ताव करें तो वो एक मंत्री के विरुद्ध भी हो सकता है या पूरी जो है सरकार के विरुद्ध भी हो सकता है। तो अब तक 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक है, 3 बार अविश्वास प्रस्ताव अब तक पारित हो चुका है। पहला 1989 में वीपी सिंह के खिलाफ हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ 1989 में। दूसरा 1997 में हुआ था देवगौड़ा जी के खिलाफ, और थर्ड हुआ था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, जबकि सरकार भंग हो गई है। एक तरह से मानिए कि भंग हो गई। बहुत बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित सिर्फ 3 बार हुआ है। ठीक है, ओके, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा भाई, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अभी जो मैं बता रहा था उसको देख लेना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अगर ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। सामूहिक रूप लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूछा जाता मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, पहला। लेकिन ध्यान से देखना, मंत्री परिषद की जगह आ जाए मंत्री। कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। या कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ऐसा भी लिखा सकता है, ज्यादा स्पष्ट करेगा तो एग्जामिनर के मन की बात है कि पर्सनल रूप से कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के, यानी राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर पूरे मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो लोकसभा, एक मंत्री की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के प्रति। भाई, एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और पूरी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी? ओके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा का काम है, लोकसभा मतलब ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पहला कारण यह है कि जो भारत में सरकार चलती है वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता की चलती है। जिसके लोकसभा में मेजॉरिटी है, बहुमत है, उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, जैसे वर्तमान में बीजेपी। इसके बाद दूसरी भी कई पावर होती हैं जो राज्यसभा को नहीं मिली होती, जैसे धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब एक लाइन और देख लेते हैं हम। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो एक होता है संयुक्त अधिवेशन।
संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन, जेएस लिख दिया मैंने। संयुक्त अधिवेशन पहली बात आती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है के बारे में लिखा हुआ। इसमें अनुच्छेद 108 में क्या क्या लिखा हुआ है कि पहली बात है संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, दूसरा कौन बुलाता है। ठीक है, तो पहली बात जब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ध्यान से देखना भाई। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। दूसरी सवाल आता है कि क्यों बुलाया जाता है। पहली स्थिति, अगर कोई विधेयक है या बिल, इंग्लिश में बिल बोलते हैं, हिंदी में विधेयक बोलते हैं, किसी विधेयक को संसद के एक सदन ने पास कर दिया है, दूसरे सदन ने पास नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। या एक सदन ने पास कर दिया है और दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब आपसे इतना डीप पूछा भी जा सकता है, लेकिन कॉमन जब पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने के दौरान, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। मतभेद का मतलब एक यस कर रहा है, एक नो कर रहा है, या एक ने यस कर दिया, दूसरा कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये ध्यान रखना है। और जब विधेयक वगैरह के बारे में बताएंगे तो हम क्लियर बताकर चलेंगे, जब कानून निर्माण बताएंगे तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये ध्यान रखना आपको। अब आ जाते हैं, राष्ट्रपति बुलाता है, ये क्लियर हो गया। क्यों बुलाया जाता है, ये भी क्लियर हो गया। एक सवाल और आता है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर होता है वो संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। क्यों? क्योंकि भाई दो संस्थाएं हैं, एक का अध्यक्ष है ए, एक का अध्यक्ष है बी। इसके मान लिया इसके कुछ मेंबर हैं ये और इसके भी कुछ मेंबर हैं ये, तो जब दोनों को बुलाया जाएगा तो कहेंगे भाई इसका अध्यक्ष तो मैं हूं और इनका अध्यक्ष ये है, तो ऐसी स्थिति में किसको अध्यक्ष माना जाएगा? जब सभी को एक साथ बुलाएंगे तो इसको अध्यक्ष माना जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति को अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, ये जो अध्यक्षता स्पीकर करेगा ये अनुच्छेद 108 में नहीं लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 118(4) में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है, ऐसा अनुच्छेद 118(4) में लिखा हुआ है। 108 में संयुक्त अधिवेशन लिखा हुआ है, राष्ट्रपति बुलाएगा ये लिखा हुआ है, लेकिन अध्यक्ष रहेगा स्पीकर, ये अनुच्छेद 118(4) में लिखा हुआ है। एक बात और, अगर संयुक्त अधिवेशन चल रहा है और स्पीकर अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही इसको यानी डिप्टी स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करेगा, यहां भी सभापति नहीं करेगा उसकी अध्यक्षता। ठीक है, स्पीकर है तो ठीक है, नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, सभापति नहीं करेगा। ठीक है, ये संयुक्त अधिवेशन हो गया, इसके बारे में और ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए भैया? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता, देखिए ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई एक तो पार्टी होती है जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है उसे विपक्ष कहा जाता है। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार यह भी है कि विपक्ष बनने के लिए, मतलब कानूनी रूप से या सैद्धांतिक रूप से पूरा विपक्ष बनने के लिए उसके पास कम से कम 10% सीट होनी जरूरी है। लोकसभा में जिसके पास 10% सीट है और दूसरी सबसे नंबर की पार्टी है उसे विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए 10% सीट होना आवश्यक है।
ठीक है। और एक बात और यहां पर व्यवस्था है कि उसका जो लीडर होगा, जो विपक्ष का नेता होगा, वो द्विपक्ष बताएगा तो उसे बोला जाएगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। इसे भी केंद्रीय मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। तो राम सुभग सिंह जो थे पहले दर्जा प्राप्त विपक्ष के नेता थे। पूछा जाता है कि विपक्ष के प्रथम नेता किसे घोषित किया गया? राम सुभग सिंह को विपक्ष का प्रथम नेता घोषित किया गया। ठीक है, यह हो गया हमारा लोकसभा के बारे में भाई। देखिए भाई, अब लोकसभा के बारे में आप कितना भी पढ़ लीजिए, राज्यसभा के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ता है, लेकिन हमने जहां से सवाल निकल सकते उनको आपको क्लियर बताया। कितना उतार चढ़ाव हो सकता उसको क्लियर बताया भाई। अभी हम एक ऐसे ही क्लास लेंगे राज्यसभा के बारे में और फिर संसद की कार्यवाही के बारे में, जिसमें हम कंबाइंड लेंगे। जो संसद की पूरी कार्यवाही चलती है उसका कंबाइंड अलग होगा भाई। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ लोकसभा को ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे भाइयों। जय हिंद भाइयों।